नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़, 5 नाइजीरियन गिरफ्तार। मोहम्मद शरीफुल की जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध, पुलिस ने कोर्ट में पेश किया पुख्ता सबूत। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी का बड़ा बयान, भारत को बांटने की हो रही है साजिश। ऑपरेशन सिंदूर से निर्णायक जीत, कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख का बड़ा बयान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का एक बड़ा भांडाफोड़ किया है। करीब 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है और 5 नाइजीरियन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे रैकेट का संचालन नाइजीरियन से कैलिस्टस उर्फ कैलिस नाम का ड्रग माफिया कर रहा था। ग्राहक व्हाट्सएप पर ड्रग्स का ऑर्डर देते हुए और दिल्ली एनसीआर में फूड डिलीवरी स्टाइल में नशा पहुंचाया जाता था। शुरुआती सुराग 13 जून को मोती नगर के एक कुरियर सेंटर से मिला, जहां से महिलाओं के कपड़ों के बीच छिपाई गई एमडीएमए की खेप पकड़ी गई। जांच में 2.7 किलो कोकीन, 1 किलो एमडीएमए और गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े कई अहम दस्तावेज, नकदी और पासपोर्ट भी जब्त किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह हवाला के जरिए पिछले 6 महीने में 85 करोड़ नायरा का लेन देन कर चुका है। पुलिस अब मास्टरमाइंड कैलिस्टस और नेटवर्क से जुड़े अन्य विदेशी तस्करों की तलाश में जुटी है। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का विरोध किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि फोरेंसिक जांच में हमले में इस्तेमाल चाकू और आरोपी से बरामद चाकू के टुकड़े एक ही हैं। वही आरोपी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उसके खिलाफ दर्ज मामला काल्पनिक कहानी है। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि हमले के दौरान अभिनेता के रीढ़ के पास लगे चाकू के टुकड़े तथा स्थल पर मिले चाकू के एक टुकड़े का मिलान आरोपी से बरामद हथियार से हो गया है। पुलिस ने तर्क दिया है कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है। अगर उसे जमानत मिल जाती है तो इस बात की संभावना है कि वह भारत से भाग जाए और मुकदमे के दौरान अदालत में पेश न हो। पुलिस ने कहा है कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध बेहद गंभीर है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है। पुलिस ने कोर्ट से आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि भारत को बांटने की साजिश हो रही है। धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर कुछ लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और उन्हें घुसपैठियों से सहानुभूति है, लेकिन भारत के गरीब की चिंता नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि जो लोग विकसित भारत तक नहीं चाहते, वे लोग भारत को तमाम चीजों के आधार पर बांटकर दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा और विभाजन से बचना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में एक समर्थ और सशक्त भारत के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। कारगिल विजय दिवस का संदेश यही है। सीएम योगी ने कहा है कि इतिहास में जब भी हम विभाजन के चंगुल में फंसे तो भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकजुट होना होगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी।
लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ये बहादुर सैनिकों के नाते। और इसलिए यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव हर भारत का दायित्व बनता है, हर भारतवासी का दायित्व बनता है। एक तरफ यह सम्मान का भाव, दूसरी तरफ अगर हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो उन षड्यंत्रों से हमें हमेशा सावधान होना होगा जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। याद रखना, बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा, कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कोई कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी। लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य आज देख रहे होंगे, ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, यह उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। क्यों विदेशी हमलावर भारत पर हावी होते गए? ऐसा नहीं कि हमारे पास योद्धाओं की कमी रही हो, हमारे पास बल या बुद्धि या वैभव की कमी किसी स्तर पर रही हो। भारत गुलाम हुआ इसलिए क्योंकि एक ऐसी उस समय कुछ ऐसी ताकतें थी जो बांट रही थी, जैसे आज कुछ राजनीतिक दल फिर बांटने का काम कर रहे हैं। ये विभाजन हमारी कमजोरी का कारण था, इस विभाजन से फिर से बचने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हमें एक समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ना होगा, एकजुट होना होगा। कारगिल विजय दिवस का संदेश यही है, जिन वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उनकी प्रेरणा यही है कि हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत के माध्यम से ही एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। देश आज 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। वीरता और बाल दिन की उस गाथा को याद कर रहा है जिसने भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपनी जगह बनाई है। इस मौके पर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। जनरल द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने हाल ही में एक निर्णायक जीत हासिल की। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि हमारी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार से सेना को मिली खुली छूट के बाद भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया
ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 अहम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, वो भी बिना किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए। इस दौरान उन्होंने कारगिल के वीर शहीदों को भी नमन किया है और कहा है कि भारत उन सभी नायकों का ऋणी है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। साल 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया, बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायु सेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने अपने एक बयान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से की। उदित राज ने कहा है कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग राहुल गांधी की बातों को सुनता है तो वे ओबीसी वर्ग के दूसरे अंबेडकर साबित हो जाएंगे। राहुल गांधी ने भागीदारी न्याय सम्मेलन के दौरान कहा था कि जाति जनगणना से समाज में असमानता कम होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
उदित राज ने कहा है कि राहुल गांधी के विचार दूरदर्शी और अगर दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग आगे आए तो समाज में बदलाव आ सकता है। उदित राज ने यह कहा है कि पिछड़े वर्ग को ये सोचना होगा कि इतिहास उन्हें विकास का मौका बार बार नहीं देगा। उन्होंने कहा है कि अगर पिछड़ा वर्ग के लोग राहुल गांधी की बातों को मानते हैं और इसका समर्थन करते हैं तो वे उनके लिए दूसरे अम्बेडकर साबित होंगे। उदित राज ने तेलंगाना में हुई जाति जनगणना का उदाहरण देते हुए कहा है कि यह समाज का एक्सरे है और राहुल गांधी का उद्देश्य इसे देश भर में कराना है। उन्होंने कहा है कि इससे समाज में असमानता कम होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है, यानी अगर पिछड़ों को हम ऊपर लाते हैं या दलितों को ऊपर लाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी, बाइंग पावर बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी और जो समाज के अंदर असमानता है वह कम होगा। तो राहुल गांधी जी की बात को अगर ओबीसी समझ गया तो चल पड़ा तो राहुल गांधी उनके लिए सेकंड अम्बेडकर सिद्ध होंगे। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कारगिल युद्ध के दौर को याद किया। उन्होंने पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर करारा जवाब देने वाले भारतीय जवानों की वीरता का सम्मान करते हुए कहा है कि जब अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की तब भी भारत झुका नहीं। वाजपेयी सरकार ने साफ कहा था कि जब तक एक भी घुसपैठी भारत की धरती पर मौजूद हो रहेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। योगी ने दो टूक कहा है कि दुश्मन को हमारी सरजमी से खदेड़ा गया है और जो नहीं भागे उन्हें मार गिराया गया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सरदेव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था, क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए, यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। अवैध धर्मांतरण के सरगना छांगुर उर्फ जमालुद्दीन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आज छांगुर के भतीजे सबरोज के ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया गया।
इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। गैडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रेहरा माफी में शबराज का ठिकाना सरकारी जमीन पर बनाया गया था। छांगुर के करीबियों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई भी जारी है। छांगुर का गिरोह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी जुटा था और देश भर में अपने अवैध कारनामों का जाल बुना था। इसमें 3000 से अधिक लोगों को शामिल किया था। छांगुर ने दुबई, सऊदी, तुर्की जैसे देशों में अपनी पहुंच बनाई थी, जिससे माना जा रहा है कि उसके संबंध उन संस्थाओं से भी रहे हैं जो देश में अशांति फैला रही है। देश में छांगुर का नाम सर्वाधिक धर्मांतरण कराने में दर्ज हो चुका है। कार्रवाई होने के बाद लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं और छांगुर के करतूत और उसने जुड़े लोगों का नाम उजागर हो रहा है। जयपुर में एक बार फिर बम धमकी ने हड़कंप मचा दिया है। शनिवार सुबह जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया। मेल में लिखा गया कि 1 से 2 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय और एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। मेल मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। एयरपोर्ट पर पुलिस, बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय की भी सघन जांच की जा रही है। गौरतलब है कि साल 2025 में अब तक 16 बार बम धमकी मिल चुकी है, जिसमें से ज्यादातर फर्जी पाई गई, लेकिन हर बार सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में आना पड़ा है। फिलहाल साइबर सेल उस मेल की ट्रैकिंग कर रही है और जल्द ही धमकी देने वाले की पहचान भी हो सकती है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तीसरे दिन भी संघर्ष जारी रहा है और अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। कंबोडिया का आरोप है कि थाईलैंड ने जानबूझकर सीज फायर तोड़ा और उनकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। वहीं थाईलैंड ने जवाबी आरोप लगाते हुए कहा है कि कंबोडिया ने सीमावर्ती इलाके में बारूदी सुरंगें बिछाकर हमला शुरू किया। इस संघर्ष में कंबोडिया के 13 और थाईलैंड के 20 लोग मारे गए हैं। दोनों तरफ नागरिकों और सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने दावा किया है कि मलेशिया की मध्यस्थता में 24 जुलाई की रात सीजफायर तय हुआ था, लेकिन थाईलैंड 1 घंटे के भीतर भी मुकर गया। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में कंबोडिया ने तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। साथ ही कहा है कि उनका देश छोटा है, उनके पास एयरफोर्स तक नहीं है। संघर्ष की आग अब सीमावर्ती इलाकों तक फैल चुकी है। ओडार मिंचे और प्रीहवियर जैसे इलाकों से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों से सीमा से सटे थाईलैंड के 7 राज्यों से दूर रहने की अपील की है। स्थिति लगातार तनावपूर्ण बन रही है और यूएन अब कूटनीतिक समाधान की कोशिश में जुट गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में पत्रकारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। नीतीश सरकार ने पत्रकार पेंशन योजना का राशि को करीब 2.5 गुना बढ़ा दिया है। अब राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को हर महीने 15,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। पहले यह राशि 6,000 तक थी। सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी साझा की है और बताया कि इस संबंध में संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। खास बात यह है कि अगर किसी पत्रकार का निधन हो जाता है तो उनके आश्रित पति या पत्नी को अब 3,000 की जगह 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों की भूमिका बेहद अहम है और सरकार की कोशिश है कि उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन का पूरा अधिकार मिले। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन में भी बढ़ोतरी कर चुके हैं और 125 यूनिट फ्री बिजली योजना भी लागू कर दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार लगातार जनहित में फैसले से सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में। आवाज इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया।